नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। क्या उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर वोट करेगा? यह सवाल यूपी ही नहीं देश के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की तरक्की, विकास यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। तो खबरदार में आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्यों विकास को ध्यान में रखकर वोटिंग करनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं और खतरे क्या हैं। लेकिन पहले देखिए उत्तर प्रदेश की वो ग्राउंड रियलिटी जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर यूपी की पहली पसंद विकास क्यों होनी चाहिए। बहुत काम किया है, जो घोषणा पत्र था उसको पूरा जमीन पे लागू किया है और हमने देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई है। ये तो मोदी है जिसमें दम है कि उसने वहां बिजली पहुंचा दी। सर्व समाज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अच्छी बात है। यूपी में इस बार विकास की आवाज ज्यादा बुलंदी से सुनाई पड़ रही है। मंदिर, मस्जिद, मजहब की जगह विकास का एजेंडा ज्यादा मजबूती से जगह बनाए हुए है। घोषणा पत्रों में, भाषणों में, चर्चा और बहसों में विकास पर बात हो रही है। यहाँ के छोटे छोटे कारखाने सैकड़ों की तादाद में उसको अलीगढ़ का ही ताला लग गया। सैकड़ों कारखाने बंद हो गए। और बंद क्यों हुए? ये लखनऊ में बैठी हुई सरकार बिजली नहीं दे पा रही थी, बिजली नहीं दे पा रही। शहरों को भी 24 घंटे और हम अपने गांव को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ एम्बुलेंस पे भरोसा है, एम्बुलेंस पे भरोसा है, लेकिन जिला अस्पताल भी आपके कम से कम सीएससी अस्पताल अच्छे जाएं, जिससे कोई गरीब अगर वहां पहुंच जाए तो उसका पूरा इलाज हो जाए और पूरी की पूरी दवाई का भी इंतजाम उसी अस्पताल में हो जाए। छोटे बिजनेसेस को हम मदद करेंगे। किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे उनको। जैसे अखिलेश जी ने सड़क का काम किया, छोटे छोटे उद्योगों को हम सड़क से जोड़ने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया की फैक्ट्री बने। यूपी को विकास की खुराक की बेहद जरूरत है। बीमारू राज्यों में भी यूपी की बीमारी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यूपी का ठीक से इलाज नहीं हुआ तो देश के बीमार पड़ जाने का खतरा रहता है। आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि विकसित भारत के लिए विकसित यूपी क्यों जरूरी है। यूपी की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। अगर यूपी एक देश होता तो चीन, भारत और अमेरिका के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होता है। यूपी में 13 करोड़ 86 लाख मतदाता है। इतनी आबादी अगर किसी देश की हो तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क होता है। यूपी की जीडीपी 9,76,000 करोड़ है। अगर यूपी एक देश होता तो इसकी इकोनॉमी 55 देशों से बड़ी इकोनॉमी होती। इसलिए यूपी को विकास पसंद है, क्योंकि यूपी पिछड़ गई तो देश का पिछड़ना भी तय है। सड़कें बहुत खराब हैं, जैसे बारिश में पानी भर जाता है तो व्हीकल्स वगैरह निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई खास अभी काम नहीं हुआ है। वैसे क्या क्या कमी रह गई? देखिए, बिजली का विकास हुआ अभी तक कोई भी। जैसे विकास में आप क्या मानते हैं? विकास यहाँ की सड़कें, रोड, साफ सफाई, कोई रोजगार नहीं है सबसे बड़ा यूपी में। सड़कें बहुत खराब है, आपने खुद भी देखी होंगी। तरफ आप जाइए, सब टूटी पड़ी है, कितने टूटे हुए पड़े सड़कों में। सुधार पहले से तो है। हाँ, लेकिन कमी क्या है? कमी कुछ नहीं है। बिजली तो बिल्कुल मिलती ही नहीं, रात 4 घंटे तो काट ही रहते हैं, रात में परेशान होते हैं। कुछ नीतियों की नाकामी रही और ज्यादातर नियत में खोट रही कि यूपी उस रफ्तार से नहीं दौड़ पाई जिसकी इससे दरकार थी। ऐसा नहीं होता तो यूपी की ऐसी बुरी दशा नहीं होती। जरा यूपी के बुरे दिन का हाल देखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैमाने पर यूपी 18वें नंबर पर है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी के पैमाने पर यूपी 21वें नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी 19वें नंबर पर है। रोजगार के मामले में यूपी 20वें नंबर पर है। जहाँ विकास से जुड़ना है, काम से जुड़ना है, तो समाजवादी लोगों की साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। अखिलेश यादव सराहना के पात्र हैं। वो विकास के एजेंडे पर
जनादेश मांग रहे हैं, लेकिन 5 साल का उनका राज भी यूपी को तरक्की की फुल स्पीड नहीं दे सका। 2012-13 में यूपी की ग्रोथ रेट 3.9% थी, भारत की ग्रोथ रेट 5.6% थी। 2013-14 में यूपी की ग्रोथ रेट 4.7% थी, भारत की ग्रोथ रेट 6.6% थी। 2014-15 में यूपी की ग्रोथ रेट 6.2% रही, तो भारत की ग्रोथ रेट 7.2% तक पहुंच गई। 2015-16 में यूपी की ग्रोथ रेट 6.6% थी, तो भारत की ग्रोथ रेट 7.6 जा पहुंची। यानी कि यूपी को भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, और इसलिए यूपी का विकास भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में जो है वो तो बेचैन हो ही गए होंगे, लेकिन उनके कुछ ठेकेदार दिल्ली में बैठे हैं, वो जरा ज्यादा परेशान होते होंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की यह स्थिति चिंताजनक है, लेकिन इससे भी चिंताजनक बात यह है कि 70 साल बाद भी उत्तर प्रदेश वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर क्यों यूपी पर राज करने वाली राजनीतिक पार्टियां यूपी की कायापलट करने वाली नीतियां नहीं बनाती? क्यों ढर्रे पर प्लान बनते हैं, ढर्रे पर घोषणाएं होती हैं, ढर्रे पर सरकारें आती हैं और चले जाती हैं? तो खबरदार में अब हम आपको उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति दिखाने वाले कुछ और फैक्ट्स और फिगर आइए दिखाते हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। यूपी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की आबादी करीब 4 करोड़ 80 लाख है। यूपी की कुल आबादी के करीब 22% ये लोग हैं। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण से मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यूपी में हर एक 5 में से 2 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यूपी में 1 करोड़ 30 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है। यूपी की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी 21वीं सदी में भी खुले आसमान के नीचे शौच करती है। लेकिन मोबाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में ही होता है। यूपी में करीब 12 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और करीब 2 करोड़ 20 लाख इंटरनेट यूजर। यूपी के 22 करोड़ में से सिर्फ 60 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं। सिर्फ 4 करोड़ 40 लाख लोगों के पास 2 व्हीलर हैं और 4 करोड़ लोगों के पास 4 व्हीलर्स हैं, यानी कि कार। सिर्फ उत्तर प्रदेश में फ्रिज रखने वाले सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख लोग हैं। इन आंकड़ों से यह साफ है कि यूपी को विकास की गारंटी देने वाला फुल प्रूफ प्लान बनाने की सख्त जरूरत है। यह यूपी के लिए जरूरी है कि इस चुनाव में विकास पर राजनीतिक दलों का फोकस है और यूपी वाले विकास पर ही फोकस करें, वोट करें। उत्तर प्रदेश के पहले फेज के चुनाव के बाद बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा टक्कर अब बहुजन समाजवादी पार्टी से नजर आ रही है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने यह दावा किया है कि 2 चरणों में बीजेपी को 90 सीट पक्की है। तो मायावती ने अमित शाह के दावे पर तंज करते हुए कहा कि अमित शाह अपनी नहीं, बीजेपी की नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सीटें गिनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड में उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कुछ तीखे हमले किए। नरेंद्र मोदी ने रामपुर तिहारा रेपकांड की याद दिलाकर उत्तराखंड को सावधान रहने के लिए भी आगाह किया। गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे उत्तराखंड में मुद्दा बना रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी उत्तराखंड की गढ़वाल पर्यटन अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, छात्रों, युवाओं का, आप लोगों का एक चुनावी सभा में स्वागत है। राजनीति यूपी से उत्तराखंड शिफ्ट कर गई तो पीएम मोदी के अटैक की दिशा भी बदल गई। मोदी ने एक तीर से 2 शिकार करने वाला बयान दिया। ऐसा बयान जिसमें एक साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को घायल करने की क्षमता थी। ये रामपुर तिहारा में क्या हुआ था भाई? हमारी माताओं बहनों पर बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? अत्याचार हुए थे कि नहीं हुए थे? गोलियां चलाई गई थी नहीं चलाई गई थी? ये चलाने वाले कौन थे?
समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने वो जुल्म किया था, और ये कांग्रेस पार्टी देखिए आज उसी समाजवादियों की गोद में जाकर के बैठ गई है। भाइयों, खबरदार में अब हम आपको 22 साल पुराने रामपुर तिराहा कांड का वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर पीएम मोदी ने इसका जिक्र क्यों किया। 1 अक्टूबर 1994 की रात अलग उत्तराखंड राज्य के समर्थकों पर यूपी के रामपुर में फायरिंग की गई। उस वक्त उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई और महिलाओं से बलात्कार के भी आरोप लगे। यूपी सरकार ने कोर्ट में बलात्कार के आरोप के खिलाफ स्टैंड लिया और एक हलफनामा भी दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच का आदेश हुआ। 28 पुलिस वालों पर बलात्कार, डकैती, महिलाओं से बदसलूकी, हिंसा और महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता के केस दर्ज हुए। मुलायम सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस जहीर हसन से भी मामले की जांच करवाई। जस्टिस हसन ने बल प्रयोग को सही ठहरा दिया। 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। लोगों को लगा कि इसके बाद राज्य की सरकार दोषी पुलिस वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। 2003 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1994 के मुजफ्फरनगर डीएम अनंत कुमार सिंह को नामजद किया। जनता पर गोली चलाने का दोषी मानते हुए एक पुलिस वाले को 7 साल और 2 पुलिस वालों को 2 साल की सजा सुनाई। 2007 में सीबीआई कोर्ट ने एसपी राजेंद्र पाल सिंह को बरी कर दिया। सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिला। उत्तराखंड के लिए ये इमोशनल मुद्दा है, इसलिए मोदी ने आज इसकी याद दिलाई। उत्तराखंड में भी पर्दे के पीछे समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के आज आपके साथ खेल खेल रहे हैं, और साथ ही ये गारंटी भी दी कि उत्तराखंड का विकास बीजेपी के हाथों में ही मुमकिन है। क्या कारण है कि मेरा उत्तराखंड पीछे रह गया? क्या कारण है भाइयों? उत्तराखंड बर्बाद हुआ, उसका कारण क्या है? जरा पूरी ताकत से बताइए, कौन कारण है? कौन कारण है? कौन कारण है? जब तक उसको नहीं हटाओगे, क्या उत्तराखंड का भला होगा क्या? बीजेपी यहां कमबैक करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है और इसके लिए यहां भी उसे ब्रांड मोदी का ही सहारा है। ये ऐसी निकम्मी सरकार है कि दिल्ली में ऐसी सरकार पैसे देने को तैयार है, इनके पास कागजी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, योजना नहीं, समझ नहीं, इरादा नहीं, और उसके कारण विकास अटका पड़ा है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने हरिद्वार में एक लंबा रोड शो किया। राहुल कांग्रेस के उन बागियों पर भी जमकर बिफरे जो चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में सिर्फ झूठे वायदे किए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का सिंहासन बचाने की जुगत में राहुल गांधी जब हरिद्वार के भगवानपुर से 75 किलोमीटर लंबी वोट यात्रा पर निकले तो सड़कों का नजारा कुछ ऐसा था। खुली गाड़ी पर सवार होकर राहुल बढ़ते जा रहे थे और सड़क के दोनों किनारों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब नजर आ रहा था। कोई घोड़े पर सवार था तो कोई बाइक पर नजर आ रहा था। किसी के हाथों में कांग्रेस का झंडा था तो किसी ने गालों पर पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा रखा था। पूरा माहौल कांग्रेस में नजर आ रहा था। कांग्रेस का यही उत्साह कांग्रेस उपाध्यक्ष के भाषण से भी छलक रहा था। आपसे मेरा सवाल है, निकलने दो उसको यार। उनको आपने अपनी पार्टी में क्यों दिया?
सियासी पंडित उत्तराखंड में कांग्रेस की डगर को मुश्किल मान रहे हैं। एक तरफ पार्टी में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और दूसरी तरफ रावत सरकार के खिलाफ नाराजगी। लेकिन राहुल की लंबी वोट यात्रा में ऐसा कहीं नहीं लगा कि अंदरूनी तोड़फोड़ का पार्टी के मनोबल पर कहीं कोई असर है। कार्यकर्ताओं का सैलाब राहुल की अगुवाई में कांग्रेस की एकजुटता का प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। उत्तराखंड के दंगल में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के बागियों को टिकट देकर दांव खेला है। राहुल ने बागियों को कचरा बताकर बीजेपी के दावों की हवा निकालने की भरपूर कोशिश की। जब आप अपने घर से कचरे निकालते हो, क्या आपका पड़ोसी आपके कचरे को अपने घर में डाल देता है? तो आप मुझे एक बात समझाओ, जब कांग्रेस पार्टी ने कचरे को भ्रष्ट लोगों को बाहर निकाला, तो हिंदुस्तान को साफ करने वाले प्रधानमंत्री जी ने उनको बीजेपी में क्यों ले लिया? राहुल का काफिला आगे बढ़ा तो एक दिलचस्प घटना घट गई। सड़क के किनारे अचानक भगवा पताका फहराते बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आने लगे। दरअसल भगवानपुर में ही बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की रैली चल रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब राहुल को देखा तो मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। राहुल ने बीजेपी के योद्धाओं को देखा और लगे हाथों इस दिलचस्प मोड़ को मौके में बदल दिया। राहुल ने वहीं पर माइक थामा और लगे सवाल दागने। राहुल ने यह सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से किया। अब मैं अपने बीजेपी के मित्रों से पूछना चाहता हूं। राहुल जब भाषण दे रहे थे तभी एक एम्बुलेंस गुजर रही थी। एम्बुलेंस का सायरन सुनकर राहुल ने भाषण रोका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एम्बुलेंस को रास्ता देने को कहा। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस समय पूरा हुजूम है जो एक तरह से उमड़ आया है। ये जो उत्तराखंड का हिस्सा है हरिद्वार रुड़की वाला, उसमें ही तय होगा कि सियासत उत्तराखंड में जो है वो हवा बदलेगी या फिर कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। क्योंकि जो कुमाऊं एरिया है, कुमाऊं का जो क्षेत्र है, वहाँ पे हरीश रावत मजबूत हैं और जो गढ़वाल का एरिया है वहाँ पर भाजपा ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। तो ये जो मैदानी इलाका है जहाँ पर मुसलमान और साथ में जो दलित जाति के समुदाय के लोग हैं उनकी मात्रा ज्यादा है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ उतर गई। और कांग्रेस ने राहुल के रोड शो की तैयारी को बड़ी रणनीति के तहत अंजाम दिया है। इस वोट यात्रा के दौरान राहुल 10 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने में कामयाब रहे। उत्तराखंड की 71 विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। सोमवार को यहां चुनाव प्रचार थम जाएगा। 11 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तभी पता चलेगा कि राहुल के रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं का जो सैलाब उमड़ा उसमें वोटर कितने थे और दर्शक कितने थे। हरिद्वार से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और खबरदार में अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसने हजारों लोगों को सुकून पहुंचाया है। सोचिए जरा, आप अपने घर से किसी काम से बाहर निकलें और आपको कोई आदमखोर बाघ उठाकर ले जाए, सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के लोग इसी खौफ में पिछले 3 महीने से जी रहे थे। उनके दिलों में बाघ की दहशत ऐसे घर कर गई थी कि सोते जागते उठते बैठते उन्हें सिर्फ बाघ दिखाई देता था। छह लोगों को निवाला बनाने वाला आदमखोर बाघ। हजारों लोगों के लिए खौफ बना आदमखोर बाघ। अस्सी दिन तक लोगों का सुकून छीनने वाला आदमखोर बाघ। बाघ को पकड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। ड्रोन कैमरे से तलाशा, क्रेन पर चढ़कर निगरानी की,
से मुकाबले के लिए ऊपर शिकारी, नीचे बंदूकधारी। आगे आगे बाघ, पीछे पीछे वन विभाग। हाथी पर सवार होकर बाघ का मुकाबला। हर कदम पर दहशत, खौफ और खतरा। आदमखोर बाघ दिखा तो मच गई भगदड़। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब आप जानना चाहेंगे, हम आपको बताएंगे कि फिर क्या हुआ, मगर उससे पहले आपने जो तस्वीरें अभी अभी देखी हैं उन्हें विस्तार से देखिए। आप देखिए कि कैसे 6 लोगों को अपना निवाला बना लेने वाले बाघ की तलाश में वन विभाग का पूरा अमला निकला। कैसे बाघ को पकड़ने के लिए क्रेन से लेकर ड्रोन तक का इस्तेमाल किया गया। बाघ को पकड़ने के लिए हाथियों ने किस तरह से अपना रोल अदा किया। उसकी हर आहट मौत का फरमान लेकर आती थी। उसे देखकर धड़कती धड़कनें थम जाती थी। उसकी मौजूदगी से शरीर में बहता हुआ लहू जम जाता था। जिसने भी उससे नजरें मिलाई वो बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। जिसका भी उससे सामना हुआ, अगली सुबह उसके अस्थि पंजर बिखरे हुए मिले। दहशत, डर, खौफ का दूसरा नाम था ये आदमखोर बाघ। छह लोगों को ये बाघ अपना निवाला बना चुका था। दर्जनों लोगों को अंग भंग कर चुका था और हजारों लोगों के दिलों में दहशत बनकर धड़क रहा था ये आदमखोर बाघ। 27 नवंबर से अब तक जिले के कई गांवों में कोहराम मचाने वाले इस आदमखोर बाघ को भी आखिरकार कब्जे में ले लिया गया। मगर कैसे? बाघ को पकड़ने की पूरी कहानी तफसील से समझिए। तारीख 10 फरवरी, दिन शुक्रवार। कलीनगर का रहने वाला गंगाराम तहसील के निर्माणाधीन भवन में चौकीदारी कर रहा था। उसी वक्त इस बाघ ने उस पर अटैक किया। इसके बाद गंगाराम नहीं दिखा, बल्कि अगली सुबह उसका अस्थि पंजर मिला। गंगाराम बाघ का छठा शिकार था। इस छठे शख्स की मौत के बाद आसपास के गांव वालों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आखिरकार वन विभाग की टीम ने बाघ को हर हाल में पकड़ने की ठान ली। तुरंत वन विभाग ने 2 टीमों का गठन किया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर। आगे आगे बाघ था और बाघ के पंजों के निशान जमीन पर तलाशते पीछे पीछे वन विभाग के अधिकारी। आसमान में ड्रोन के जरिए बाघ को तलाशने की मशक्कतें शुरू हुई। क्रेन पर चढ़कर बाघ की एक झलक पाने की कोशिशों को बुलंद किया गया। हाथी पर सवार होकर खेतों में छानबीन शुरू की गई। कुछ हथियार बंद अधिकारी भी चौकसी कर रहे थे। वन विभाग की 2 टीमों में 4 हाथियों को भी शामिल किया गया और लखनऊ से भी स्पेशल टीम को ऑपरेशन आदमखोर में लगाया गया। पहला काम था बाघ के पैरों के निशान को खोजना और जब पांव के निशान मिल गए तो ऑपरेशन के आखिरी दौर को अंजाम देने का फैसला किया गया। ट्रैक करने के बाद एक दिशा उसको बालू के ऊपर पगमार्क मिला कि ये किस दिशा में गया होगा और फिर ड्रोन कैमरे से भी लोकेट किया गया। ड्रोन कैमरे से लोकेशन से एक कहीं पे क्लिपिंग सूचना मिली कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ये गांव में है। बाघ की लोकेशन मिलने के बाद जेसीबी मशीन से खेतों को साफ किया गया, लेकिन इसी दौरान बाघ ने एक हाथी पर ही हमला कर दिया। दहशत से लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वन विभाग इस बार हर खतरे से निपटने की तैयारी करके आया था।
आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद बाघ के जिस्म में बेहोश कर देने वाली गोली का सफल वार किया गया और दहशत का दूसरा नाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो टाइगर ने नज़दीक पहुंचने में इन हाथी पर हमला किया, जिसमें बटालिक हाथी घायल हुआ है। उसके सूंड के पास काफ़ी खरोच आई है, आँख के पास चोट आई है। उसको फर्स्ट एड करके फिर बाहर रोका गया। फिर बाकी दो हाथी जो गढ़ा सेक्टर में थे वो भी हमारे पहुंच गए और इन पर एक संयुक्त अभियान चलाया। पहले JCB से अगल बगल के क्षेत्रों में दबाया गया, गन्ने का खेत ताकि थोड़ा सा खाली हो जाए, और फिर बीच के क्षेत्र में कोम्बिंग ऑपरेशन किया गया। बाघ बेहोश हुआ तो वन्य अधिकारियों की टीम को आक्रोशित गांव वालों को भी संभालना पड़ा, जो बाघ पर कब्जे के बाद उसे मारने का इरादा कर चुके थे। मार दो यार, अरे मार दो, अरे नहीं यार, रुक जा, शांत हो जाओ, सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। आदमखोर बाघ ने पिछले 3 महीने से पीलीभीत जिले को दहशत की गिरफ्त में ले रखा था और इसी वजह से इलाके के लोग बेहोश बाघ को मारने की जिद पर अड़े हुए थे। आगे क्या हुआ आप देखिए। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद 6 बेगुनाहों को अपने खूनी पंजों से शिकार बना चुके टाइगर को कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन आदमखोर तो सफल हो गया था, लेकिन अब चुनौती सामने थी अपनों को हमेशा के लिए खो चुके गांव वालों के गुस्से को उबलने से रोकने की। सैकड़ों की भीड़ किसी भी कीमत पर नरभक्षी बाघ को खत्म कर देना चाहती थी। नहीं मार दो यार, अरे मार दो, अरे नहीं यार, रुक जा, शांत हो जाओ, काफी देर तक ग्रामीणों और वन्य अधिकारियों के बीच बेहोश बाघ पर फैसले को लेकर नोक झोंक चलती रही। आखिर में गांव वालों को समझाने के बाद आदमखोर टाइगर को बेहोशी की हालत में वन विभाग की गाड़ी पर लादा गया। बाघ को लखनऊ चिड़ियाघर में रखा जाएगा। ये फुल एडल्ट मेल है, मेडिकल अभी इसका नहीं हुआ है, इसको चिड़ियाघर भेज के इसका मेडिकल कराया जाएगा। प्रिंसिपल चीफ वाइल्ड लाइफ साहब यहाँ पूरी घटना को लीड कर रहे थे, पूरे अभियान को, और उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको वहाँ पे चिड़ियाघर में ही रखा जाए। आपको बता दें कि पीलीभीत के इस आदमखोर बाघ ने सबसे पहले 27 नवंबर के दिन एक गांव वाले को अपना निशाना बनाया था। 7 फरवरी को भी इसने गजरौला के गांव पिपरिया कदम में एक शख्स से अपनी भूख मिटाई और सबसे आखिर में आदमखोर हो चुके बाघ ने 11 फरवरी की सुबह एक चौकीदार गंगाराम को मार डाला। बाघ का आतंक पीलीभीत और आसपास के लगभग 25 गांवों में ऐसा पसर चुका था कि हर शख्स खौफ में था। दरअसल पीलीभीत में ही टाइगर रिजर्व है। कहा जा रहा है कि ये टाइगर यहीं से भागा था। पीलीभीत शारदा नदी और घाघरा नदी से घिरा जिला है, लिहाजा ऐसे जंगली जानवर नदी का किनारा थामे हुए आसपास के जिलों में भी पहुंच जाते हैं और रिहायशी इलाकों में तांडव मचाते हैं, जैसे इस बाघ ने तांडव मचा रखा था। इसीलिए लोग न सिर्फ वन विभाग की नाकामी का विरोध कर रहे थे, बल्कि चुनाव के बहिष्कार तक का मन बना चुके थे। यानी 6 लोगों की जिंदगी खत्म कर देने वाला बाघ देखते देखते चुनावी मुद्दा बन गया। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। पंद्रह फरवरी की वोटिंग के लिए पीलीभीत पूरी तरह से तैयार है। यहां हर वो चुनावी मुद्दे हैं जिनका शोर लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच रहा है, लेकिन एक और मुद्दा पिछले कुछ वक्त से यहां के लोगों की जुबान पर है और वो यही मुद्दा है आदमखोर बाघ के खौफ का मुद्दा। तो क्या ये मुद्दा पीलीभीत में इस बार असरदायक होगा? देश की राजनीति में शामिल है, उसके लिए हमारी मदद कर देना। अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी है। अब ये दोनों इकट्ठा हुए हैं, इनसे उत्तर प्रदेश परेशान है। नक्सलवाद को जन्म किसने दिया और नक्सलवाद का उपयोग किसने किया? कांग्रेस ने किया। देश में आतंकवाद को कांग्रेस ने पैदा किया।
15 फरवरी को मतदान के लिए उत्तर प्रदेश का पीलीभीत तैयार हो रहा है, लेकिन इस बार नारे और सहारे के बीच एक ऐसा मुद्दा भी है जिसकी जगह किसी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं होती। आप सुनिए उस मुद्दे की गर्जना। जो लोग कहते हैं हल्केपन से कि मेनका गांधी शेर लाई, अब मैं कहाँ से शेर लाई? वो मेरे चाचे का लड़का तो है नहीं, मैं उसको लाऊं। पहले तो लोग कहते थे कि मेनका गांधी हजारों बंदर लाई, अब हजारों बंदर कहाँ से लाए भैया और कैसे लाए? हजारों बंदर तो मैं क्या हवाई जहाज में लाई, मेरी अपनी गाड़ी में घुसेड़ करके लाई। बोलो बंदर के साथ आप लोग बैठ सकते हैं? जो मैं इतनी बहादुर हूँ कि मैं बैठूँ उनके साथ। पीलीभीत में खौफ मचाने वाला आदमखोर बाघ चुनाव में मुद्दा बन गया है। स्थानीय सांसद मेनका गांधी का पशुओं के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है, लिहाजा जब जंगली जानवर खौफ मचाते हैं तो आरोपों की छींटें मेनका गांधी पर पड़ने लगते हैं। इसी दर्द को वो यहाँ बयां कर रही थी। शेर आता है इंसानों के पास, कभी गाय की खोज में, कभी बकरी की खोज में, और आता को भूखा मरता आता बेचारा। सिर्फ मेनका गांधी ही नहीं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव जब पीलीभीत पहुंचे तो आदमखोर बाघ के मुद्दे की चर्चा किए बगैर नहीं रहे। जो टाइगर वाला मामला है, हेमराज जी ने बताया, हम हालांकि चुनाव चल रहा है, लेकिन अगर बढ़ने वाले में घटना हो गई, अगर पहले तो हम ये इंतजाम करेंगे और अलग से अगर फोर्स भी बनानी पड़ी या कोई संरक्षण के लिए करना पड़ा तो वो करेंगे उसके लिए। सियासी तौर पर देखें तो पीलीभीत समाजवादी पार्टी के गढ़ जैसा है। बीजेपी की मेनका गांधी यहां से सांसद जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समाजवादी पार्टी के हाजी रियाज अहमद यहां से 3 बार से विधायक हैं। अगर पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के बाकी विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं, जबकि एकमात्र बिलासपुर की सीट बीजेपी के पास है। इस चुनाव में बीजेपी इसी गणित को पलटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती जैसे बड़े नेता भी यहां रैली कर चुके हैं। सवाल उठता है कि चुनावी शोर के बीच बाघ की दहाड़ क्या वोटिंग पर असर डालेगी? सौरभ पांडे के साथ निशांत चतुर्वेदी, पीलीभीत आज तक। आपने आदमखोर बाघ का तांडव देखा और उसके आतंक का खात्मा कैसे किया गया ये भी आपने देखा, कैसे बाघ चुनावी मुद्दा बन गया है ये भी आपने देखा। अब हम आपको एक हाईटेक शहर में तेंदुए की चहलकदमी दिखाते हैं, उसकी तस्वीरें देखिए। रात के अंधेरे में कदम दर कदम रास्ता तय कर रहा है ये खूंखार जानवर। ये तेंदुआ किसी जंगल में नहीं है, ये हाईटेक शहरों में गिने जाने वाले महाराष्ट्र के पुणे में चहलकदमी कर रहा है। पुणे से 60 किलोमीटर दूर नारायण गांव ओझर सड़क पर बने इस पुल पर तेंदुए को आते हुए जब सिद्धांत मांडे नाम के एक शख्स ने देखा तो हैरान रह गया। अच्छी बात यह थी कि सिद्धांत और उसका दोस्त कार में सवार थे। कार में बैठे बैठे ही सिद्धांत ने तेंदुए का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सवाल यह है कि जंगल के जानवर शहर में चहलकदमी क्यों करने लगे हैं? जवाब यह है कि तेजी से विकसित होती व्यवस्था ने जंगलों को काटकर इमारतें और रिहायशी अपार्टमेंट बना दिए हैं। जानवरों के जंगल की जगह कंक्रीट के जंगलों ने ले ली है। ये भी वजह है कि रिहायशी इलाकों में अक्सर दिखते हैं ये खतरनाक जानवर। पंकज खेलकर, पुणे आज तक।